हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की या ऐसा कहें इस साल की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बारे में, जहां आर्टिकल 370 के ऊपर जो गवर्नमेंट का एक्शन था 2019 में 5 अगस्त और 6 अगस्त को लिया गया, उस एक्शन को विंडिकेट कर दिया है, वैलिड ठहरा दिया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये यूनानिमस वर्डिक्ट दी है। यूनानिमस मतलब 5-0 वर्डिक्ट दी है कि ये जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया गया है ये करेक्ट है, वैलिड है, और इसको चैलेंज जो भी किया गया था, जिन भी ग्राउंड्स पे किया गया था, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आज हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये चैलेंज किया गया था आर्टिकल 370 के रिमूवल तो नहीं कहना चाहिए, बट रिवोकेशन का, और इसके आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स क्या दिए गए और इसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है। आइए इसे समझना शुरू करते हैं। आर्टिकल 370 हमारे संविधान के पार्ट 21 में है, जिसका टाइटल टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस दिया गया है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर के लिए इंसर्ट किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर आज़ादी से पहले ब्रिटिश साम्राज्य के समय पे एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। एक प्रिंसली स्टेट जिसके पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद 3 ऑप्शंस थे। एक कि वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करे, दूसरा कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, तीसरा वो इंडिपेंडेंट रह सकता था। बट किसी भी छोटे स्टेट के लिए इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब किन परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टांसेस में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, वो हिस्ट्री की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ साइन कर दिया, और उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया। इस यूनियन के साथ साथ वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉपुलेशन है और जम्मू कश्मीर के जो राजा हैं, उनके कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए एक स्पेसिफिकली टेम्पररी प्रोविजन आर्टिकल 370 के नाम से हमारे संविधान में डाला गया। अब इस आर्टिकल 370 के प्रोविजन के हिसाब से बेसिकली होता क्या था, जम्मू एंड कश्मीर वॉज सपोज टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू एंड कश्मीर वॉज सपोज टू हैव इट्स ओन सेपरेट फ्लैग, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल लगाए गए, सबसे पहले इंप्लीमेंट किए गए भारत के संविधान के, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370। यह भी कहा गया आर्टिकल 370 में कि इन दोनों आर्टिकल्स के अलावा अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर या जम्मू एंड कश्मीर के टेरिटरी पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और कोई आर्टिकल्स अप्लाई करने हैं तो उन्हें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा करते हुए बहुत सारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स जो है हमारे कंट्री में पास किए गए, और आपको नंबर से पता चल जाएगा कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीज किए गए थे टू एक्सटेंड द आर्टिकल्स और स्पेसिफिक आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू जम्मू एंड कश्मीर वर अ लॉट। बट 1954 का एक ऑर्डर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 35A एक नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। दिस इज ऑलवेज कंटेस्टेड एज बीइंग अ एनॉमली, क्योंकि संविधान अमेंड करने के लिए आपको आर्टिकल 368 प्रोविजन देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। लेकिन यहां पे ऐसा हुआ था कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 35A ऐड किया गया, और जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को या जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर को, टू बी वेरी प्रिसाइज, स्टेट सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने का पावर दिया गया। जिन भी लोगों को स्टेट सब्जेक्ट की रिकॉग्निशन मिलती थी, जम्मू एंड कश्मीर के लोकल रेजिडेंट्स को, इनहैबिटेंट्स को ही मिलती थी, सिर्फ उन्हीं को वहां पे प्रॉपर्टी ओनरशिप और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे। खैर, हमारा पर्पस है जजमेंट को डिस्कस करना
कि जो आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर की एक यूनिक आइडेंटिटी बना के रखा था उसको कैसे हटाया गया, और दूसरा जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर था भारत के यूनियन में वो कैसे एक यूनियन टेरिटरी बना, इस पर्पस को भी या इस पर्टिकुलर एक्शन को भी चैलेंज किया गया था। नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज इन दैट आर्टिकल, तभी हम आगे डिस्कशन को बढ़ा पाएंगे। वो है आर्टिकल 370 का क्लॉज नंबर 3। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई कर दिए गए थ्रू आर्टिकल 370। फिर कहा गया कि अगर कोई भी और आर्टिकल आपने अप्लाई करना है तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इसे अप्लाई किया जा सकता है। इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट जो होगी दे शुड एग्री विद दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, एंड देन दैट ऑर्डर कैन बी एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज व्हाट हैपेंड। ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज यहां पे बताया गया जो है क्लॉज नंबर 3। ये कहता है कि प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन इशू करके ये कह सकते हैं दैट दिस आर्टिकल शैल सीज टू बी ऑपरेटिव, मतलब आर्टिकल 370 को ही इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और दूसरी बात यहां पे कही गई कि ऐसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिए जरूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रायर रिकमेंडेशन उनके पास हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आर्टिकल 370 में डिस्कस किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने के लिए होगी और संविधान बनने के बाद उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। 1956 तक जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तब तक तो ठीक है, ये क्लॉज परफेक्ट है, लेकिन 1956 के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर का संविधान बन गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई, उसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर दैट, एंड दैट इज व्हाट लेफ्ट अ काइंड ऑफ एम्बिग्विटी, एक तरीके की वहां पे कंफ्यूजन गैप क्रिएट हो गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आगे हम देखेंगे एड्रेस भी किया है। अब जम्मू एंड कश्मीर को जो स्टेटहुड से यूटी बनाया गया उसके अंदर क्या स्टेप्स उठाए गए पहले ये देख लेते हैं। 5 अगस्त को 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, नंबर 272 और 273। ये ऑर्डर तब इशू किए गए जब जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 356 अप्लाई हो चुका था। जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी 2 पार्टीज की कोलिशन गवर्नमेंट काम कर रही थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती। लेकिन कुछ समय के लिए या कुछ समय तक, 1 साल तक तकरीबन, जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा था, बिकॉज बीजेपी हैड विड्रॉन फ्रॉम द कोलिशन गवर्नमेंट एंड देयर वाज नो सिंगल पार्टी और अ कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट हैड मेजॉरिटी इन द असेंबली। अब जब प्रेसिडेंट रूल जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई हो रहा था, प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी यानी आर्टिकल 356 अप्लाई हो रहा था, उस सर्कमस्टांसेस में या उस टाइम में ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू किए गए। ये बात ध्यान रखने वाली है क्योंकि आगे दिस विल बी इंपॉर्टेंट। नाउ दीज ऑर्डर्स गेव एन इफेक्ट ऑफ एब्रोगेटिंग आर्टिकल 370। हाउ डिड दे गिव एन इफेक्ट? सबसे पहले तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में ये लिखा गया, और अगर आप संविधान खोलोगे, संविधान में जाओगे तो वहां पे 2 अपेंडिक्स मिलेंगे आपको एंड में, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 2 विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272, अपेंडिक्स 3 विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 370 के अंडर ही इशू किया था, याद कीजिए उनके पास ये पावर है कि आर्टिकल 370 के अंडर वो ये बोल सकते हैं कि आर्टिकल 370 विल नॉट अप्लाई टू द जम्मू एंड कश्मीर। नाउ व्हाट ही डिड वाज, व्हाट द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डिड वाज, इन दैट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दे सेड दैट ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल नाउ अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 370 के अंदर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करने की पावर्स प्रेसिडेंट के पास है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई कर दिए। सेकेंडली उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने क्या किया, हमारे संविधान में ना एक आर्टिकल है जिसका नाम है 367, वहां पे कुछ क्लैरिफिकेशंस दी जाती हैं। मतलब
क्लैरिफिकेशन इन द सेंस वहां पे बताया जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टन वर्ड्स, कुछ शब्दों की इंटरप्रिटेशन दी जाती है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ने क्या किया, आर्टिकल 367 के अंदर जो एक इंटरप्रिटेशन थी उसको बदला, चेंज किया। क्या चेंज किया? उन्होंने ये कहा कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए जहां पे लिखा हुआ है कंस्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, हमने देखा था ना कि जो ऑर्डर दोगे दैट शुड बी एग्रीड अपॉन और रिकमेंडेड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो जहां पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली लिखा है वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली से उसे रिप्लेस कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट रूल के दौरान उस वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी फंक्शंस थे वो पार्लियामेंट परफॉर्म कर रही थी। आपको पता होता है, आपने अगर आर्टिकल 356 पढ़ा होगा, स्टेट इमरजेंसी पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि देयर इज अ प्रोविजन वेयर ऑल द पावर्स दैट आर एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी टेकन अप बाय द पार्लियामेंट। और ऐसा ही हुआ। ऑल द पावर्स के अंदर लॉ मेकिंग या लेजिस्लेटिव पावर्स भी आती हैं और एनी अदर पावर विल ऑल्सो कम। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि लेजिस्लेचर की बहुत सारी पावर्स होती है, कानून बनाना तो एक पावर है, और भी बहुत सारी पावर है, रेजोल्यूशन पास करना, ठीक है, प्रपोजल्स को अप्रूव करना, क्वेश्चंस पूछना, ये सारी पावर जो हैं वो सारी पावर्स स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं थी, क्योंकि स्टेट उस वक्त प्रेसिडेंट रूल के अंदर था। ये सारी पावर्स पार्लियामेंट के पास थी। तो इफेक्टिवली कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जगह यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली लिख दिया गया, ताकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अगर रिकमेंड करे तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई हो जाए। तो उन्होंने एंटिसिपेट किया होगा कि कहीं इसे चैलेंज ना कर दिया जाए हमारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को, इसलिए उन्होंने पहले से एक सेफगार्ड लिया था। अब 2019 की इस प्रोक्लेमेशन के दौरान, क्योंकि आर्टिकल 356 के अंदर दी गई थी, तो आपको रिकमेंडेशन पार्लियामेंट के थ्रू मिल गया, प्रेसिडेंट के थ्रू आपने ऑर्डर दे दिया और आर्टिकल 367 के अंदर आपने अमेंडमेंट चेंज कर दिया। सो राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ दे रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट that yes, from now on article 370 will not be applicable and all the other articles, all the articles of the constitution will be applicable। संविधान के बाकी सभी सारे आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स हैं, आप जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होंगे। The second part of this puzzle is changing the nature of Jammu and Kashmir from state to UT। पहली चीज तो आर्टिकल 370 हटाना था, वो हटा दिया। इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशंस थे उनको रिप्लेस कर दिया गया। तो इसका मतलब जो आर्टिकल 35A 1954 में ऐड किया गया था वो भी रिप्लेस हो गया। तो ऐसा बोला गया कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नंबर 272 है, 273 है, ये पुराने सभी ऑर्डर्स को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए 35A भी खत्म हो गया, क्योंकि 35A वाज बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, दैट इज ऑल्सो गॉन एंड आर्टिकल 370 विल ऑल्सो नॉट अप्लाई। सेकेंड पार्ट ऑफ द पजल वाज कि स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करना। अब जब स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया तो वो कैसे करना है? स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करने को हम आर्टिकल 3 इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख सकते हैं। Although this is also controversy that came up in the court which we will discuss later, but पार्लियामेंट कानून बना के स्टेट की बाउंड्रीज चेंज कर सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है और इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। स्पेसिफिकली ऐसा नहीं लिखा गया है संविधान में कि किसी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर सकती है, एंड दिस वाज वन चैलेंज। बट what the parliament did was they passed Jammu and Kashmir State Reorganization Act। जम्मू एंड कश्मीर को यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया गया और लद्दाख की यूटी अलग कर दी गई विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। So these two aims were achieved. Aim number 1, 370 was gone. How? I explained. And second, state को bifurcate कर दिया गया दो यूटीज में. That was done by the act. That is Lok Sabha's, that is Jammu and Kashmir State Reorganization Act. Now let us move to the judgment. ये पृष्ठभूमि, ये बैकग्राउंड बहुत जरूरी था ताकि हम जजमेंट को समझ सके। अगर आप हवा में ऐसे ही बात करने लग गए जजमेंट के बारे में तो चीजें समझ नहीं आएंगी। आर्टिकल 370 के बारे में पहला सवाल यह है कि क्या वो टेम्पररी प्रोविजन है और हैज इट बिकम अ परमानेंट प्रोविजन, और इसके टेम्पररी होने का क्या मतलब है। कपिल सिब्बल साहब जो पिटिशन कर्ताओं के या चैलेंजर्स के अंदर थे, उनका कहना था
कि ये टेम्पररी इसलिए बॉस क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब तक जम्मू एंड कश्मीर का संविधान नहीं बना देती तब तक ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अप्लाई होना था। उनका ये कहना था कि जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर का संविधान बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर रन होना चाहिए। एंड 370 हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर, यू कैनॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर के पास एक तरीके से सॉवरेंटी आ गई थी, ऐसा उनका चैलेंज था। कि उनका कहना था ये टेम्पररी इसलिए क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तब तक के लिए है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जम्मू एंड कश्मीर का, तब उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर रन होना चाहिए। तो इट वाज लाइक प्रोवाइडिंग सॉवरेंटी टू जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन कोर्ट का क्या कहना है? कोर्ट का ये कहना है कि ये टेम्पररी दोनों पर्पसेस से। टेम्पररी, इट इज नॉट टेम्पररी जस्ट बिकॉज we were waiting for the constituent assembly to draft the constitution of Jammu and Kashmir. It is temporary because it was supposed to be a transitional provision. War का समय, violence का समय, uncertainty का समय था, इसीलिए वो सब हमें टेम्पररी प्रोविजन के तौर पे ऐड करना पड़ा। इसका मतलब किसी ना किसी दिन ये 370 जाना ही जाना था, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर दिया दैट दिस वाज जस्ट अ टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजन। It was not supposed to continue, or the provisions under it was not supposed to continue. Why? Because state की जो constituent assembly बनी थी या state को जो constitution बना था वो भी तो इसी temporary provision के अंडर ही बना था, तो कभी ना कभी इसको हटाना ही था, ऐसा कोर्ट का इंटरप्रिटेशन आता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इसे टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजंस में रखा है तो इसका इंटेंशन साफ है कि दिस वाज नॉट सपोज टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेकेंड, क्या जम्मू एंड कश्मीर ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो क्या उसके पास कोई सॉवरेंटी बची थी? सॉवरेंटी मतलब जैसे हम अपने प्रियम्बल में पढ़ते हैं कि इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन, उसका मतलब यह होता है कि कोई फॉरेन पावर या एक्सटर्नल पावर हमारे इंटरनल डिसीजंस को इफेक्ट नहीं कर सकती, हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। क्या जम्मू एंड कश्मीर भी ऐसी सॉवरेंटी रखता था? Unlike other states which were part of British India, or unlike other princely states which signed some merger agreement. So it was argued कि क्या जम्मू एंड कश्मीर ने यार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है लेकिन फॉर्मली कोई मर्जर एग्रीमेंट नहीं साइन किया इंडिया के साथ कि हम इंडिया से मर्ज हो रहे हैं, उसका कोई अलग से एग्रीमेंट नहीं साइन किया, ऐसा आर्ग्यू किया गया था कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ने यह कंटेंशन रखा था कि जो जम्मू एंड कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया उसमें साफ साफ लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद भी जब महाराजा हरि सिंह के बेटे युवराज करण सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर में प्रोक्लेमेशन जारी किया, जम्मू एंड कश्मीर की रियासत में प्रोक्लेमेशन जारी किया जहां पे उन्होंने ये कहा कि फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये डेट समझ आ रही है? 26 नवंबर 1949, इस दिन ही से ही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था। उससे एक दिन पहले युवराज करण सिंह ने ये प्रोक्लेमेशन इशू किया था जेएंडके में कि हम भारत का संविधान अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। कोर्ट ने ये कहा कि जब ये प्रोक्लेमेशन आ गया तो जम्मू एंड कश्मीर ने अपनी सारी सॉवरेंटी खो दी थी। इट वॉज सपोज टू बी जस्ट वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ इंडिया, नॉट एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री। तो ये इंटरनल सॉवरेंटी जो थी जम्मू एंड कश्मीर के पास नहीं थी, ऐसा 4 जजेस ने कहा। एक जज थे जस्टिस संजय किशन कौल, उनका मानना था कि थोड़ी इंटरनल सॉवरेंटी थी जम्मू एंड कश्मीर के पास क्योंकि आर्टिकल 370 अप्लाई हो रहा था, इट वाज अ स्पेसिफिक प्रोविजन। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने ये शब्द इस्तेमाल किया जो मैं अपनी क्लासेस में बहुत इस्तेमाल करता हूं कि हमारी कंट्री का जो फेडरलिज्म है वो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म मतलब कई स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं सेंटर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 370 अगर आप देखोगे तो आप देखोगे असम, नागालैंड, सिक्किम, इन सब के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए और वो यूनिक है उन स्टेट्स के लिए। तो हमारे फेडरलिज्म में हर स्टेट को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, यह भी बात सच है, और इसी को एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कहते हैं। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म एक और एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। अगर हम अपने नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा या राज्यसभा देखें तो हमने पॉपुलेशन के आधार पे उनको डिवाइड किया हुआ है ना,
कि जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसे ज्यादा सीटें मिलेंगी. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म वेयर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन द नंबर ऑफ सीट्स आर डिफरेंट. ऐसा नहीं है कि हमने राज्यसभा या लोकसभा में सेम नंबर ऑफ सीट्स हर स्टेट को दी हुई. सो देयर इज सम काइंड ऑफ एसिमेट्रिसिटी इन आवर फेडरलिज्म. तो सुप्रीम कोर्ट इवेंचुअली कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर की कोई खुद की सॉवरेंटी नहीं. थर्ड, क्या आर्टिकल 356 जब चल रहा है, ठीक है, क्या पार्लियामेंट कोई भी फैसला ले सकता है लेजिस्लेचर के बिहाफ पे, और शुड इट ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड टू मेकिंग ऑफ लॉज? क्योंकि पार्लियामेंट ने लेजिस्लेचर के बिहाफ पे क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को रिकमेंड किया, है ना. यही बताया ना मैंने कि दिस पावर वाज विद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट वाज चेंज्ड टू 367(4) एंड गिवन टू लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, तो क्या पार्लियामेंट ऐसा रिकमेंड कर सकती है? द आंसर वाज यस. पार्लियामेंट जब लेजिस्लेचर की पावर्स टेक ओवर कर लेती है आर्टिकल 356 के अंदर, तो वो सारी पावर्स उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, नॉट ओनली लॉ मेकिंग पावर. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह मानना था कि ये जो 367(4) के अंदर चेंज किया है ये करने की जरूरत ही नहीं थी. उनका यह मानना था कि जब तक कंस्टिट्यूएंट असेंबली रही ही नहीं तो उनकी कंसेंट लेने की आपको जरूरत थी ही नहीं. तो गवर्नमेंट वाज एक्स्ट्रा कॉशियस, है ना. Whereas the Chief Justice of India said that जब Constituent Assembly dissolve हो गई 1956 में, तो you need not have gone through this change in 367, जरूरत नहीं थी. सीधा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करते और इनएप्लीकेबल लगा लेते 370 को, तो भी हम मान जाते. Even that would have been acceptable. You need not have done this change in 367. This was his individual observation. ठीक है. Can a state be converted into union territory? This was the question that was asked. अब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को बार बार कही जा रही है कि हम आपको स्टेटहुड दे देंगे, स्टेटहुड दे देंगे. Statehood is very important because states have specific powers under the constitution, under the federal system of India, whereas the union territories have absolutely no powers. They are controlled by the center. Even UTs with legislature are exceptional. जैसे दिल्ली में हम देखते हैं कि UT with legislature होने के बावजूद सेंटर के ऊपर उसका सेंटर के पास फाइनल कंट्रोल रहता है. इसलिए स्टेटहुड बहुत इंपॉर्टेंट है. कोर्ट से ये पूछा गया कि क्या आप J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू किसी स्टेट को यूटी बना सकते हो? क्योंकि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली तो ऐसा नहीं लिखा है दैट आर्टिकल 3 वेयर यू इंटरनली रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, फॉर दैट you need you can pass a law by the parliament. And secondly, can you do it without the consent of the state government? स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1960 की अपनी एक जजमेंट को रेफर किया. वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि जब आप इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन करते हो, मतलब स्टेट का नाम चेंज करते हो, स्टेट की बाउंड्री चेंज करते हो, स्टेट का स्प्लिट करते हो या स्टेट्स को मर्ज करते हो, वट एवर यू डू, आप उस पर्टिकुलर बिल को पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से लाते हो, है ना. हमने पढ़ा है ना आर्टिकल 3 के अंदर. और दूसरा, आप स्टेट्स को भी ये मामला या स्टेट के लेजिस्लेचर को ये मामला रेफर करते हो. बट इज देयर एडवाइस बाइंडिंग? दैट मीन्स अगर स्टेट मना कर दे कि नहीं मेरा नाम नहीं चेंज करना, या स्टेट मना कर दे कि नहीं मेरी बाउंड्रीज चेंज नहीं करनी, तो इज दैट एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट? नो. एंड दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हियर आल्सो सेड. उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो सकता था, किया जा सकता है, स्टेट को यूटी बनाया जा सकता है, ऑल्दो एक्सप्लिसिटली ऐसा नहीं लिखा गया संविधान में, लेकिन सेंटर सुप्रीम है, ये अथॉरिटी जो है दोबारा स्टैंप लग गया. लेकिन आगे जाते हुए उन्होंने ये कहा कि ध्यान रखिएगा, दे गेव सर्टेन गाइडलाइंस, थोड़ा निर्देश कि ध्यान रखिएगा कि स्टेट को यूटी बनाने से पहले कुछ चीजें सोच लीजिए. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सोच लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म को रिस्टोर करना है आपने जल्द से जल्द, ये सोच लीजिए. टेम्पररी बेसिस पे आप ये करें, लेकिन हर स्टेट के साथ ऐसा ना करें, है ना. तो दे हैव जस्ट सॉफ्टली टोल्ड कि आगे से ये चीज को ध्यान रखना. सच अ कन्वर्जन हैज टू बी जस्टिफाइड बाय गिविंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कोजेंट ग्राउंड्स. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट देख सकता है आगे जाके कि वॉज इट जस्टिफाइड. And Supreme Court, in the case of Jammu and Kashmir, has taken into consideration the security situation of that state and the controversies associated with it, and they have come to the conclusion that it was justified in this case. ये justified था इस केस में कि स्टेट को यूटी बनाया जाए. क्या स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस की जरूरत थी? नहीं. जैसा मैंने आपको समझाया
कि यूनिलेटरली किया जा सकता था, इवन विदाउट 367 को चेंज किए बिना भी इसे चेंज किया जा सकता था, ऐसा कोर्ट ने कहा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिमाइंडर, हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स सेकंड बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप एडमिशन अभी ले सकते हैं। 4.5 से 5 महीने के अंदर आपका जो कोर्स, एंटायर कोर्स विद स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, इसमें कवर करवाया जाएगा और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं और लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी, सो दैट ऑल द फ्रेश अपडेट्स आर देयर विद यू। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं या हमारे नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे भी। और आप 10% डिस्काउंट प्राप्ति के लिए, 10% डिस्काउंट के लिए RAINA रैना कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, देयर वाज नो रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेसिडेंट टू सिक्योर द कंकरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज द पावर अंडर 371 clause number 1 where you have to apply the parts of the other parts of the constitution to the particular state will only be necessary where applications of the constitution would require amendments to the state constitution। मतलब अगर आप स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते थे, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते थे, तो आपको स्टेट की रिक्वायरमेंट थी। अब इस केस में आपको स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं, स्टेट की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो मैंने पांचों इश्यूज डिस्कस किए, टेरिटोरियल सॉवरेंटी, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, द कन्वर्जन ऑफ द स्टेट इनटू यूटी एंड एज वेल एज द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट जल्द से जल्द JNK का स्टेटहुड रिस्टोर करो और JNK में लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो 30 सितंबर 2024 तक करवा दीजिए। तो ये जजमेंट से मैंने आपको ये क्लैरिफिकेशंस दे दिया है। अब आपको 370 को इसके बाद रिविजिट नहीं करना चाहिए अगर आप प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कर रहे हो। इट हैज बीन टू मच, बहुत डिस्कशन हो गया है। इस वीडियो पे वापस आ जाना अगर आपको कभी रिवाइज करना हो। और आखिर में मैं आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए एक चीज बताना चाहूंगा। हाँ, इससे पहले एक और चीज, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की भी बात हुई। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, रिकमेंड किया उन्होंने। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड मेक इट, एंड जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से, उसको क्रिमिनल कोर्ट नहीं बनाना, बस उसको एक अपनी ग्रीवेंस रिड्रेसल का प्लेटफॉर्म बनाना कि आपके परिवार के साथ ऐसा हुआ ड्यूरिंग द मिलिटेंसी या आपके फैमिलीज के साथ ऐसा हुआ, उसको एक फोरम बनाना डिस्कशन के लिए। व्हेन देयर इज टॉक अबाउट दिस, देन एटलीस्ट एक्सेप्टेंस that it was a very dark time for Jammu and Kashmir, it comes to the picture। तो मेंस के लिए मैं आपको लास्ट में जाते जाते एक फाइनल कॉल दे रहा हूं फॉर आवर आंसर राइटिंग बैच, जहां 48 डेज के अंदर आपको मेंस आंसर राइटिंग रेडी बना के मैं आपको तैयार करूंगा। 2999 में से भी 10% आपको रैना कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस कोर्स के अंदर आपको डेली एक क्वेश्चन के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच सिखाई जाएगी मेरे द्वारा आंसर राइटिंग की। ठीक है, सभी मेजर थीम्स GS 1, 2, 3, 4 चारों GS के सब्जेक्ट्स की कवर होगी। और टेलीग्राम ग्रुप पे आप कभी भी डाउट्स पूछ सकते हो। जैसे ही आप एनरोल करोगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करवा दिया जाएगा मेल के थ्रू। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए, मंडे से स्टार्ट हो रहा है बैच। और ये बिफोर प्रीलिम्स 2024 आपका लास्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है टू स्टडी फॉर मेंस। आफ्टर 31 जनवरी इट्स गोइंग टू बी एवरीथिंग प्रीलिम्स। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। होपफुली आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी।